एपिसोड में हमने देखा था कि यूसिन सोआरिन को और उसके बॉडीगार्ड को योंगमिन से बचा लेता है और अब यूसिन उन दोनों से कहता है कि मैंने इन लोगों को अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया है, अब ये लोग आज के बाद तुम लोगों के पास आने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। तभी सुआरिन उससे कहती है तुमने इन सबको इतनी बुरी तरीके से मारा है, क्या ये लोग मर नहीं जाएंगे? तभी यूशियन कहता है ये बहुत बोली है, अभी ये लोग इसकी जान लेने वाले थे फिर भी इसे इन लोगों की फिक्र हो रही है, शायद ये अपनी सेलिब्रिटी की जो इमेज होती है उसे बचाने की कोशिश कर रही है। तभी वो बॉडीगार्ड यूसिन से कहता है कि तुमने इन लोगों को छोड़ क्यों दिया, अगर तुम इन लोगों को यहाँ पर मार भी दोगे तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बात सुनकर योंगबिन और उसके साथियों को भी पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ये लोग अब उन्हें यहाँ पर मार देंगे। तभी यूसिन कहता है मैंने इन लोगों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि इनको मारने से मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लेकिन तभी वो बॉडीगार्ड कहता है अगर हमने इन्हें यहाँ पर आज छोड़ दिया तो ये वापस हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी यूसिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इन्हें इतना ज्यादा डरा दिया है कि आज के बाद ये लोग हमारे सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे और इसी के साथ हमारे अर्थ की पॉपुलेशन भी और भी कम हो जाएगी। अब ये बात सुनकर वो बॉडीगार्ड बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और सोचने लगता है कि ये यहाँ पर फाइट करते हुए भी ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहा है। इसके बाद वो बॉडीगार्ड कहता है कि मैं समझ गया। इसके बाद यूशिन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बॉडीगार्ड कहता है कि ब्लैक साइड अगर तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो तो मैं तुम्हें इसकी बहुत ही अच्छी कंपनसेशन भी दूंगा। लेकिन यूशिन कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं और वो यहाँ से चला जाता है। तभी वो बॉडीगार्ड सोचता है कि इसने कंपनसेशन लेने से भी बिल्कुल मना कर दिया, इस बारे में मुझे अपने बॉस को जल्द से जल्द बताना होगा। इसके बाद वो बॉडीगार्ड योंगवेन की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अभी इसकी जान ले सकता हूँ, लेकिन ब्लैक साइट ने मुझे इनको मारने से मना किया है। तो वो उनके ऊपर थूकता है और वहां से चला जाता है। अब हमें बोटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे अपने लिए बोट मांग रहे होते हैं, साथ ही वो बोट मांगते मांगते एक दूसरे से लड़ भी रहे होते हैं। तभी एक मोटा लड़का कहता है मेरे पिता एक पॉलिटिशियन है तो तुम लोगों को मुझे ही वोट देना चाहिए। तभी दूसरे बंदे कहने लगते हैं कि हम कैसे मान लें कि तुम्हारे पिता एक पॉलिटिशियन है और हमें तुम्हें ही वोट देना चाहिए। तभी उनमें से एक बंदा कहता है जिसका नाम चॉकलेट बॉय होता है, वो कहता है सिर्फ 2 ही घंटे रह गए हैं, अगर हम ऐसे ही एक दूसरे से वोट मांगते रहे तो हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा। तभी बाकी के बंदे कहने लगते हैं तो हम आकर करें क्या? तो चॉकलेट बॉय कहता है मेरे पास एक आइडिया है। तभी वो चॉकलेट बॉय कहता है मेरा क्रिस्टल बहुत ही अच्छा है क्योंकि मेरे क्रिस्टल में जो मनाने वाली पावर है वो अच्छी तरीके से इन लोगों के ऊपर काम कर रही है। इसके बाद वो चॉकलेट बॉय कहने लगता है कि जब मुझे पहली बार ही क्रिस्टल मिला था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे आकर फाइट कैसे करूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे उस क्रिस्टल की पावर समझ में आने लगी और मैं दूसरे बंदों को मनाकर उन्हें मॉन्स्टर की तरफ भेज देता था और जैसे ही वो मॉन्स्टर को मारने वाले थे मैं उन्हें आगे वाले मॉन्स्टर की तरफ भेज देता था और उस मॉन्स्टर को खुद मार देता था क्योंकि वो बहुत ही जख्मी हो गया था। इसी तरीके से मैंने पहला राउंड सर्वाइव कर लिया। इसके बाद तो चॉकलेट बॉय कहने लगता है कि हम ऐसे किसी को भी डिसाइड नहीं कर सकते, हमें सिर्फ 5 लोगों को डिसाइड करना होगा। इसके बाद हम लोग उनको वोट देंगे और देखेंगे कौन उनमें से सबसे ज्यादा वोट लेता है और इसी को हम अपना कैंडिडेट बनाएंगे। अब सभी लोग कहने लगते हैं हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद चॉकलेट बॉय कहने लगता है चलो सब लोग अपना हाथ तो उठाएं। इसके बाद वो मोटा बंदा सबसे पहले अपना हाथ उठाता है। इसके बाद चॉकलेट बॉय कहता है कोई भी अपने आप को रिकमेंड नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वो मोटा लड़का अपना हाथ नीचे कर लेता है और बहुत ही सैड हो जाता है। तभी चॉकलेट बॉय हंसते हुए कहता है सभी लोग मेरी बात मान रहे हैं। इसके बाद सभी लोग सोचने लगते हैं आखिर हम किसको रिकमेंड करें क्योंकि हम अपने आप को तो रिकमेंड नहीं कर सकते। तभी उनमें से एक बंदा कहता है मैं चॉकलेट बॉय को रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद चॉकलेट बॉय मना करते हुए कहने लगता है कि नहीं नहीं, पर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि ये लोग मेरी ही बात मान रहे हैं इसलिए इन्होंने मुझे सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। तभी और भी बंदे चॉकलेट बॉय को रिकमेंड करने लगते हैं। इसके बाद चॉकलेट बॉय कहता है तुम्हारा मुझे रिकमेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उनमें से एक बंदा हाथ उठाता है और कहता है मैं ब्लैक साइड को चुनना चाहता हूँ। तभी चॉकलेट बॉय सोचता है रैंक बनाने के लिए सभी लोग ब्लैक साइड को भी चुनना चाहते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है मैं लाइफ ऑफ द डॉक्यूमेंट्री को चुनना चाहता हूँ। तभी उनमें से एक और बंदा कहता है मैं ब्लैक ड्रैगन को चुनना चाहता हूँ। इसके बाद चॉकलेट बॉय सोचने लगता है कि इन लोगों ने 4 सिलेक्ट कर लिया है, सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है, लेकिन अब कोई भी और बंदे को नहीं चुन रहा। तो इसके बाद हम लोग 4 कैंडिडेट से ही इस वोटिंग को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। इसके बाद चॉकलेट बॉय कहता है चलो चारों कैंडिडेट अब एक एक करके भाषण देंगे, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि बगल से एक और बंदा आता है और हमें देखते हैं कि लाइफ ऑफ
डॉक्यूमेंट्री होता है। अब लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री चॉकलेट वर्ड से कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम जो बोलोगे सब वही करेंगे। तो चॉकलेट बॉय सोचने लगता है क्या इसे मेरी स्किल का पता चल गया, लेकिन वो कहता है नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही बहाने दे रहा है। तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री गुस्से में आता है और उससे कहता है कि तू आकर है कौन जो यहाँ पर बंदों को सिलेक्ट कर रहा है। तभी चॉकलेट बॉय उससे कहता है तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो, तुम्हारा नेचर तुम्हारी बातों में दिख रहा है। अब लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री को उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी चॉकलेट बॉय सोचता है आखिर मेरी स्किल इसके ऊपर असर क्यों नहीं कर रही। इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री वहाँ सबको धमकाने लगता है और सभी से कहता है यहाँ सिर्फ तुम सब लोग मुझे ही वोट करोगे, अगर किसी ने भी और किसी को वोट किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन तभी चॉकलेट बॉय फिर से उसकी बुराई करने लगता है कि ये बंदा तो पागल हो, चाहे सबको जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब उसकी ये बातें दोबारा सुन के लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसका गला काट देता है और उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि तू अपना मुंह बंद कर ले। इसके बाद हम देखते हैं कि चॉकलेट बॉय वहीं पे मर जाता है। अब चॉकलेट बॉय को मरा हुआ बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है तुम में से अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर मेरे पास आओ, मैं उसे भी जान से मार दूंगा। लेकिन सभी बंदे उससे कहने लगते हैं तुमने चॉकलेट बॉय को बिना फालतू में ही मार दिया है। तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और एक के बाद एक बंदों को वहां पे काटता जा रहा होता है। और इसके बाद वो सोचता है यहाँ पे ना कैमरा है ना पुलिस, ये वर्ल्ड सबसे बेस्ट है। और इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट है अगर तुम लोग मुझे वोट नहीं करोगे तो मैं तुम सभी को यहाँ पे जान से मार दूंगा। इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोचने लगता है ये लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं, अब तो ये लोग मुझे ही वोट करेंगे और एक बार अगर इन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया तो इसके बाद मैं ब्लैक सेथ को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसी कमीने की वजह से मैं यहाँ पे सेकंड प्लेस पर आया हूँ। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक सेथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने 265 मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उसका लेवल भी 16 हो चुका होता है। अब यूसियन कह रहा होता है कि मेरा लेवल भी बहुत ही तेजी से अब बढ़ रहा है और मेरे लिए अब मॉन्स्टर को मारना भी इजी हो चुका है, यानी अब टाइम आ चुका है वोटिंग का। इसके बाद वो वोटिंग एरिया में पहुंच जाता है। अब सारे प्लेयर वोटिंग एरिया में समन हो जाते हैं और वोटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। अब सभी लोग उन्हीं लाशों को देख रहे होते हैं। तभी यूशियन कहता है इस कमीने ने इस बार भी वैसा ही किया जो पिछली बार इसने किया था। ये दरअसल रियल वर्ल्ड में एक गैंग का बॉस है और इसकी पर्सनालिटी बहुत ही बेकार है और मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन यूसिन सोचता है कि अभी इसको मारने का टाइम नहीं आया। इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है ब्लैक साइड आखिर तुम कहाँ पर थे, मैं यहाँ पर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। तभी यूसिन कहता है तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए। तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री उससे कहता है तुम मेरे अंडर आ जाओ और मेरे लिए काम करो। तभी यूसिन कहता है काम करने से तुम्हारा मतलब क्या है। तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी यूसिन उससे कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। फिर यूसिन उससे कहता है कि अगर तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी नहीं मांगोगे जब तक मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है लगता है तुम अपने आप को ज्यादा ही पावरफुल समझते हो, एक बार लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी और इसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यूसिन उससे कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें एक ही झटके में मार दूंगा। इसके बाद यूसिन अपना वेपन बाहर निकाल देता है जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। अब लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री का मुंह का खुला रह जाता है। अब वो सोचने लगता है कि शायद मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। अब लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिर भी कहता है चलो अब तुम्हें लड़ना ही है तो मैं तुमसे लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अब यूशिन सोचता है कि मैंने अगर यहाँ पे अपनी पूरी पावर शो कर दी तो सभी वोट मुझे ही मिलेंगे और इससे चीजें बहुत ही बेकार हो जाएंगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं दरअसल ये चाहता हूँ कि ये इस वोटिंग में जीत जाए और इसके बाद मैं इसे थर्ड राउंड में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करूंगा। साथ ही यहाँ पे एंजल के आने का भी टाइम हो जाता है और एंजल भी वहाँ पे आ जाती है। तभी एंजल को देखते हुए यूशिन उससे कहता है कि इस बार तो तुम बहुत ही ज्यादा लकी रहे जो एंजल यहाँ पे आ गई, पर शायद तुम अगली बार लकी नहीं होगे जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोचता है मुझे यहाँ पे हार्ट अटैक ही आने वाला था इसका वेपन देख के, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला इससे आगे चल के जरूर लूंगा। इसके बाद वो एंजल उन सभी से कहती है क्या तुमने अपने कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और मुझे लगता है तुमने यहाँ
बातों के साथ साथ अपने हाथों का भी यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाशें भी पड़ी हुई हैं। अब तभी वो एंजल कहती है चलो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है तो अब बोटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी सबके सामने उनकी विंडो खुल जाती है और उसके बाद उन्हें बोटिंग करने के ऑप्शन भी दिखने लगते हैं। फिर वो एंजल कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है अपना वोट देने के लिए। इसके बाद वो सभी लोग लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री को देखने लगते हैं। अब लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोचता है ये लोग मुझे देख रहे हैं यानी ये लोग मुझे ही वोट देंगे, लेकिन साथ ही वो ब्लैक सेथ की तरफ भी देख रहे होते हैं। अब ये देखकर लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक लड़की से कहता है तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? अब जो भी मेरी तरफ नहीं दिखेगा मैं यही समझूंगा कि उसने मुझे वोट नहीं दिया है और मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी वोटिंग का टाइम खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट प्लेस पे लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री आया होता है और सेकंड प्लेस पे ब्लैक सेथ आया होता है। अब इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोचता है मेरे इतना कुछ करने के बाद भी ये ब्लैक सेथ बहुत ही कम वोटों से हारा है और वो बाकी सभी लोगों की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्सा कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरा इतना कुछ करने के बाद भी इन कमीनों ने उसको वोट दिया। इसके बाद वो एंजल बताने लगती है कि लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर जीत चुका है और उसे मिलती है यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ कमांड, और जिससे वो अपने आसपास के लोगों के ऊपर कमांड कर पाएगा। अब ये सब देख कर लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री खुशी हो ही रहा होता है, लेकिन तभी एंजल बताती है, लेकिन इसके बाद वो अपनी विंडो को देखता है जहाँ पर लिखा वो अपनी अथॉरिटी ऑफ कमांड को सिर्फ 10 बार ही यूज कर सकता है और एक क्लास के प्लेयर के ऊपर वो उसको यूज भी नहीं कर सकता है, यानी वो ब्लैक सेथ के ऊपर उसको यूज नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो एंजल उनसे कहने लगती है कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि क्वेस्ट यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर एक हिडन क्वेस्ट भी है। इसके बाद वो हिडन क्वेस्ट उनकी विंडो पर शो होने लगता है, जिस क्वेस्ट में उन्हें एक क्लास पानी होती है। इसके बाद सभी लोग कह रहे हैं हम एक क्लास कैसे ले सकते हैं। इसके बाद वो एंजल बताने लगती है कि जैसे ही तुम लोग लेवल 10 पर पहुंच जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद एक बंदा कहता है कि यहाँ पे तो कोई मॉन्स्टर नहीं है तो हम अपना लेवल अप आकर कैसे करेंगे। इसके बाद वो एंजल कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, इस पूरे जंगल में मॉन्स्टर भरे पड़े हैं और 80,000 लोगों ने तो क्लास पा भी ली है। इसके बाद वो एंजल बताती है कि तुम्हारे रीजन में भी किसी ने क्लास ले ली है। इसके बाद सभी लोग कहने लगते हैं कि अगर किसने क्लास पहले सबसे ले ली। इसके बाद वो उनको बोर्ड दिखाती है जहाँ पे पूरे रीजन में रैंक कर रहा था ब्लैक सेथ, क्योंकि उसने सबसे पहले क्लास ली थी। और सेकंड नंबर पे जो होता है वो होता है हेवनली डीमन और थर्ड नंबर जो होता है वो होता है स्टूपिड इडियट। अब इसी के साथ सब लोग कहने लगते हैं। अब सभी लोग यूसिन को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये बंदा तो सबसे ज्यादा औसम है, ये पूरी रीजन में ही रैंक बन कर रहा है और इसने सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीपर क्लास भी ले रखी है, तभी इसके पास ही कितना बड़ा सेट है। तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं अपनी स्किल का यूज यानी अपनी अथॉरिटी का यूज इसके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो पहले से ही ए क्लास का प्लेयर बन चुका है और मैं इससे कोई नॉर्मल काम तो बिल्कुल भी नहीं करा सकता। तभी वो एंजल बताने लगती है कि ब्लैक सेथ ने हमारे रीजन के साथ ही पूरे वर्ल्ड के रीजन में रैंक बन किया है और इसके साथ साथ जितने भी क्लास सिलेक्ट किए उन सभी को एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी के साथ वो ब्लैक सेथ की तारीफ भी करने लगती है और कहती है तुमने पूरे वर्ल्ड के रीजन में रैंक बन किया है और साथ ही तुम्हारा निकनेम और तुम्हारी क्लास भी बिल्कुल मैच करती है। क्या तुम पहले से ही जानते थे कि तुम्हें फ्यूचर में रिपर क्लास मिलने वाली है? तो यूसन कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था और ये तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है। अब यूसिन सोचता है यहाँ तक कि एंजल को भी नहीं पता कि रिपर क्लास आखिर मिलती कैसे हैं, इन्हें सिर्फ ये पता है कि ये बहुत ही यूनिक क्लास है। तभी वो एंजल कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब जो तुम्हारे रीजन का लीडर होगा वो तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी भी नहीं चला पाएगा। तभी उनमें से एक बंदा पूछता है कि एंजल आपके कहने का मतलब क्या है। इसके बाद वो एंजल उन्हें बताने लगती है जो कि तुम्हारा लीडर चुना गया है वो एक क्लास के ऊपर अपना कमांड नहीं चला पाएगा और साथ ही वो सिर्फ 10 ही लोगों को कमांड कर पाएगा। अगर तुम्हें किसी रीजन का लीडर बनाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास इनफाइनाइट पावर है, तुम सिर्फ 10 ही बार अपनी कमांड को यूज कर सकते हो। अब लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है कि इस कमीने ने मेरे सारे राज खोल दिए, इसके बाद कोई भी मुझसे अब ज्यादा नहीं डरेगा। इसके बाद वो एंजल को उसका रिवॉर्ड दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक सेथ को एक लो रैंक का आर्मर मिला था अपने रीजन में रैंक बनाने के लिए और साथ ही सभी रीजन में रैंक बन पर आने के लिए एक स्पेशल बॉक्स दिया गया था। साथ ही इसके बाद ब्लैक सेथ उनमें से अपना एक आर्मर सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो अपने स्पेशल रोबोट को देखता है जिसमें वो 3x बफ को चुन लेता है, क्योंकि उसे अगले राउंड में इसकी जरूरत पड़ने वाली थी।
इसके बाद वो एंजल कहती है आप सभी लोग अपने घर पर जा सकते हैं क्योंकि थर्ड राउंड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि योंगमैन अपनी बॉडी में आता है और कहता है मैं अभी तक जिंदा हूँ, मेरे हाथ पांव भी बिल्कुल ठीक हैं। और इसके बाद वो कहता है मुझे समझ में आ गया, जब तक मैं गेम में नहीं मरूंगा मैं अपने रियल वर्ल्ड में बिल्कुल सही सलामत आ सकता हूँ। और वो डरते हुए सोचने लगता है और वो कहता है कि मैं आज के बाद कभी भी ब्लैक साइड के सामने नहीं आऊंगा। तभी हमें सुवारन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बॉडीगार्ड उससे कहता है कि आपने तो इस बार बहुत अच्छा काम किया। तो सुवारन कहती है मैंने कहा तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है मैं आपका मैनेजर और साथ ही बॉडीगार्ड भी हूँ, ये तो मेरा काम ही है। तभी सुवारन कहती है मुझे ब्लैक साइट का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना है। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि ब्लैक साइट आखिर है कौन और हमें उसका रियल नाम भी बिल्कुल भी नहीं पता। इसके बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है ब्लैक साइट बिल्कुल भी नहीं कि उसे इस वर्ल्ड में कोई भी ढूंढे, क्योंकि जब मैंने उसको कॉम्पनसेट किया था तो उसने अपनी आईडी बताने से यानी अपना बैंक अकाउंट बताने से बिल्कुल भी मना कर दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके बैंक अकाउंट से उसे ट्रैक किया जा सकता है। इसके बाद वो बॉडीगार्ड कहता है कि अगर आपको उसका शुक्रिया अदा करना है तो आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना होगा और मुझे नहीं लगता कि वो कैश बिल्कुल भी लेगा, इसलिए हमें कोई अच्छा सा आइटम उसके लिए लेके रखना होगा जिसे हम उसे दे सकें। इसके बाद वो बॉडीगार्ड कहता है कि अब आप यहाँ पे आराम कीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। इसके बाद वो बॉडीगार्ड बाहर आके अपने प्रेसिडेंट यून लॉ को कॉल करता है और कहता है मुझे आपसे मिलके कुछ बात बतानी है। प्रेसिडेंट कहता है कि आखिर क्या हुआ। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हम लोग गेम में बहुत ही बुरी से इंजर्ड हो चुके थे जिस वजह से हम अपना लेवल अप नहीं कर पाए। इसके बाद प्रेसिडेंट पूछता है कि आखिर तुम लोग इंजर्ड हुए कैसे। तो इसके बाद वो कहता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ था और क्या मैं आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ। तो इसके बाद प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ ठीक है, तुम मेरे होटल में आ जा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसीन उस बॉडीगार्ड को ट्रैक कर रहा था अपनी ट्रैकिंग स्किल की मदद से। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूसीन ने अपनी ट्रैकिंग स्किल का यूज इसके ऊपर किया होता है जब वो 9 मीटर नीचे था। इसके बाद वो अचानक से बहुत ही दूर जाने लगा जिसके बाद यूसीन भी उसको ट्रैक करने लगा। अब हमें प्रेसिडेंट की बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूसीन आ गया होता है उसे ट्रैक करते हुए। अब यूसीन सोच रहा होता है तो काफी अच्छा हुआ कि मैंने इसको इतनी जल्दी ट्रैक कर लिया। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है। अब इन लोग सोच रहा होता है कि ब्लैक साइड एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है क्योंकि उसने पहले 2 राउंड में फर्स्ट रैंक हासिल की है, वो भी पूरे रीजन में। और प्रेसिडेंट सोच रहा था कि कहीं ब्लैक साइड नहीं तो उसके बंदों के ऊपर अटैक तो नहीं किया, और अगर उसने ऐसा किया होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भले ही वो फर्स्ट रैंक का प्लेयर हो। तभी हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड भी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आ चुका होता है। तभी प्रेसिडेंट भी बोलते हैं कि चीफ आप इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं, आप ठीक तो हैं। इसके बाद वो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, आपने जैसा कहा था मैंने सुवारन को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है जितना भी मुझसे हो सका। तभी वो बॉडीगार्ड अपने प्रेसिडेंट की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि आप पहले के दोनों राउंड में सेकंड और थर्ड आए, ये भी बहुत ही अच्छी बात है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है एक रैंकर को सर्व करना। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं तुम मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। इसके बाद वो बॉडीगार्ड कहता है कि आपको इतना ज्यादा एडवांस आइटम आखिर कहाँ से मिला। तो इसके बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं तो बस मॉन्स्टर को हंट कर रहा था और मुझे अचानक से ही ये आइटम मिल गया। फिर प्रेसिडेंट सोचता है मैं इसको बता नहीं सकता कि मुझे ये सब डार्क नाइट क्रिस्टल से मिला हुआ है, क्योंकि जब सभी लोगों को फर्स्ट क्रिस्टल मिला था तो मुझे डार्क नाइट क्रिस्टल मिल गया जिस वजह से मुझे इतनी सारी पावर मिली। इस क्रिस्टल में लिखा हुआ था जैसे ही मैं लेवल 10 पे पहुंच जाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली ही एक यूनिक क्लास में शिफ्ट हो जाऊंगा। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि मेरा क्रिस्टल इस पूरी गेम में एक चीट की तरह है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट मन में सोचता है मैं इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने इस वफादार साथी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि ह्यूमन का नेचर होता है कि वो कभी भी बदल जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट कहने लगते हैं अच्छा आप मुझे ये बताइए आखिर वो कौन था जिसने आपके ऊपर अटैक किया, क्या वो ब्लैक साइड था। तो वो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि नहीं। इसके बाद वो सारी बातें प्रेसिडेंट को बता देता है। इसके बाद वो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि ब्लैक साइड ने तो हमारी जान बचाई है और हमारी जान बचाने के बदले उसने कुछ भी नहीं लिया हमसे। इसके बाद प्रेसिडेंट कहने लगता है यानी ब्लैक साइड ने हमारे ऊपर एक एहसान किया है। इसके बाद फिर वो बॉडीगार्ड बताने लगता है कि एक्ट्रेस सुवारन के दिमाग के ऊपर बहुत ही ज्यादा मेंटल टॉर्चर पड़ा है, मुझे लगता है कि वो आगे चले और भी ज्यादा एक्टिंग हमारे लिए कर पाएंगी।
इसके बाद प्रेसिडेंट कहने लगता है आज मैं अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदों को खोने वाला था गेम के अंदर। इसके बाद वो पूछने लगता है जिन लोगों ने आपके ऊपर अटैक किया उन लोगों का आखिर क्या हुआ, क्या वो लोग मारे गए। तो इसके बाद बॉडीगार्ड कहता है कि भले ही ब्लैक साइट ने उन लोगों को इतना ज्यादा दर्द दिया कि वो मौत की भीख मांगने लगे, पर इसके बाद उसने हमको बोला कि अगर वो इनको मार देगा तो अर्थ की पॉपुलेशन और भी ज्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्वाइवर का नंबर और भी ज्यादा कम हो जाएगा। इस वजह से उसने उसको नहीं मारा। इसके बाद प्रेसिडेंट सोचता है कि उसने बिल्कुल सही कहा था, पर किसे पता कि वो लोग आगे चल के और क्या कर सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट बोलने लगता है कि ब्लैक साइट ने आज मेरे बंदों की जान बचा के मेरे ऊपर एक एहसान कर दिया है और मुझे उसे कंपनसेट करना चाहिए, लेकिन उसने कंपनसेट लेने से इनकार कर दिया। तो इसके बाद प्रेसिडेंट सोचता है क्या वो ये चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। सच में वो एक बहुत ही स्मार्ट आदमी है। इसके बाद प्रेसिडेंट कहता है कि अगर तुम उससे अगली बार मिलो तो उसे मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कहना, क्योंकि उसने मेरे बंदों को बचाया है, और उसके ऊपर नजर भी रखना कि आखिर वो क्या रहा है, और उसे किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो मेरे बारे में बताना और हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट कहता है आखिर जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था उनका निकनेम क्या है, और इसके बाद वो उनका निकनेम पूछ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें उसी बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूसिन खड़ा खड़ा सोच रहा होता है। तो बहुत ज्यादा लॉयल है। जैसे ही वो गेम से बाहर आया वो अपनी सारी रिपोर्ट देने के लिए प्रेसिडेंट के पास गया। अब जबकि मैंने ये सब देख लिया है तो अब मुझे वापस घर जाना चाहिए, और अगर किसी ने मुझे यहाँ खड़ा हुआ देख लिया तो सभी लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा। और जो एक्ट्रेस सुवारेन है उसको आके स्पॉन्सर प्रेसिडेंट ने ही कर रखा है। इस बात का भी पता मुझे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था, और ये सब हुआ है मेरे छोटे भाई की वजह से। अगर वो केक देने के लिए वहाँ पर नहीं जाता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता इन लोगों के बारे में। और अब मुझे लगता है कि मुझे अपने कनेक्शन को उस एक्ट्रेस के साथ थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तभी मैं प्रेसिडेंट की नजर में आ जाऊंगा। तभी यूसिन प्रेसिडेंट की क्रिस्टल के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वो कहता है हालांकि वो क्रिस्टल गेम में एक चीट की तरह काम करता है, लेकिन उसकी कुछ खामियां भी हैं। जैसे ही वो लेवल 10 पे गया होगा उसे कोई भी और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिला होगा, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन बात तो ये है कि डार्क क्रिस्टल को यूज करने के लिए डार्क माना की जरूरत होती है, और डार्क माना ऐसे ही नहीं मिलता। डार्क माना को पाने के लिए लोगों का खून करना पड़ता है, और डार्क क्रिस्टल को यूज करने वाला जरूरी एक साइको होगा जो कि यूलो भी है, और इसको अपनी टीम में लेने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनमें से अब किसी न किसी एक को तो मैं कल सुबह अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए जाऊंगा। अब सीन चेंज होता है और हमें वही स्टोर दिखाया जाता है जहाँ से यूसेन हर बार टिकट खरीदता था। तभी वहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमारी सील आधी हो चुकी है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है। इसके बाद वो ओनर कहता है कि हाय जूली, तुम आकर यहाँ पे कर क्या रही हो। तभी जूली बोलती है कि डैड आखिर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो उसका डैड कहता है जो लॉटरी टिकट की सेल थी वो सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दी हैं। इसके बाद जूली कहती है कि आखिर क्यों। तो वो शॉप ओनर बताता है कि जो गवर्नमेंट है उनके पास एक बहुत बड़ा रीजन आ गया है कि जो प्लेयर हैं वो अपनी एबिलिटी का यूज करके लॉटरी टिकट बहुत ही जल्दी जल्दी जीत रहे थे। इस वजह से सरकार ने कहा है कि अब हम लॉटरी की टिकट बंद कर रहे हैं। तभी जूली बोलती है कि डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही जल्दी अब ग्रेजुएशन करने वाली हूँ, जिसके बाद मैं आपकी शॉप के अंदर हेल्प कराऊंगी। तो उसका डैड कहता है तुम इस बात की टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर ही ध्यान दो, और क्या तुम्हें ग्रेजुएशन करने के बाद डॉक्टर नहीं बनना। इसके बाद जूली कहती है नहीं, मैंने अपने ड्रीम पर गिव अप कर दिया है, क्योंकि अभी जो कंडीशन चल रही है उसमें स्कूल कहाँ ही मैटर करता है। तभी वो ओनर कहता है हाँ तुम ये भी ठीक ही कह रही हो, अभी के इस समय में पैसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो जिंदा रहना और सर्वाइव करना। तभी वो शॉप ओनर कहता है मुझे माफ करना, तुम डंजन में जाकर हर बार सर्वाइव करने की कोशिश करती हो और मैं अभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद जूली कहती है डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तभी जूली बोलती है कि डैड आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, मुझे अब तो एक क्लास भी मिल चुकी है। जिसके बाद उसका डैड कहता है क्लास वो क्या होता है। तभी जूली अपनी एबिलिटी यूज करके अपने डैड के ऊपर बफ स्टार्ट कर देती है, जिससे कि उसके डैड को बहुत ही अच्छा लगने लगता है, और उसका डैड कहता है मैं तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी से अब भर गया हूँ। इसके बाद जूली अपनी क्लास बताने लगती है कि मेरी क्लास है एक बफर और मैं किसी की भी एबिलिटी को बढ़ा सकती हूँ। इसके बाद जूली का डैड कहता है कि ये तो बहुत अच्छी एबिलिटी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद जूली कहती है मैं तो आपको रोज इसी तरीके से बफ दे सकती हूँ। तभी शॉप के अंदर यूसेन एंटर करता है।
तो वो शॉप ओनर कहता है कि ये तो वही कस्टमर है। तो जूली कहती है डैड क्या आप इसको जानते हैं? इसके बाद वो शॉप ओनर कहने लगता है ये तो वही कस्टमर है जो लगातार हमारे यहाँ से 4 बार लॉटरी जीता है। तभी यूसन कहता है कि हेलो सर, क्या मैं आपको याद हूँ? मैंने आपके यहाँ से 1,00,000 की लॉटरी टिकट खरीदी थी। तो वो शॉप ओनर कहता है कि हाँ तुम मुझे अच्छे से याद हो, आखिर तुम्हें अब और क्या चाहिए? तो इसके बाद यूसन कहने लगता है कि मैं सबसे पहले आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपके यहाँ पे लॉटरी बिकना बंद हो गया है, और मुझे माफ करना कि मैंने अनजाने में आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। इसके बाद वो ओनर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि इस टिकट के ना बिकने से हमें ज्यादा कुछ नुकसान हुआ है। तभी यूसन कहता है कि मुझे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कंपनसेशन देना चाहता हूँ। और इसके बाद वो उन्हें एक लिफाफा देता है। इसके बाद वो ओनर पूछता है कि ये क्या है? तो इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि ये है 10 मिलियन वॉन। फिर वो शॉप ओनर कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रख सकता। लेकिन वो लिफाफा वहीं पर रखकर यूसन जाते हुए कहता है कि मेरी वजह से जो आपको एक तकलीफ हुई है ये उसका कंपनसेशन है। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो ओनर उस पैसे को देखते हुए कह रहा होता है कि ये पैसा बहुत ज्यादा है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तभी जूली उस लिफाफे को लेते हुए कहती है डैड मैं ये इसको वापस करके आती हूँ। तो वो ओनर भी कहता है हाँ तुम जल्दी से उसे वापस कर दो। तो जूली जैसे ही यूसेन के पास जाती है तो वो कहती है रुको यूसेन, क्या तुम यूसेन हो? तभी यूसेन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इसके बाद जूली कहती है हम दोनों एक ही क्लास ही में तो हैं, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो यूसन कहता है कि नहीं। तभी जूली कहती है एक ही क्लास में पढ़ते हुए भी क्या तुम मुझे नहीं जानते? तो यूसन कहता है मुझे माफ करना, मैं लोगों की शक्ल पहचानने में इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तभी यूसन मन में सोचते हुए कहता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं इसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, ये मेरी क्लासमेट है और उस शॉप ओनर की बेटी। साथ ही जूली के पास एक बहुत ही यूनिक क्लास है, वो भी बफर की। और साथ ही मैंने पिछली लाइफ में इसे एक बार मरने से भी बचाया था, और इस लाइफ में मैं इससे इसलिए तो मिला हूँ कि मुझे इसे अपनी टीम में लेना है। फिर जूली कहती है क्या हम कहीं पर बैठकर बात करें? तो इसके बाद यूसन कहता है ठीक है। फिर ये लोग वहीं पर एक ब्रेंच पर बैठ जाते हैं। इसके बाद जूली उसी मनी को वापस करने लगती है जो कि यूसन उसके डैड को देकर आया होता है। तो यूसन कहता है कि ये तो वही मनी है जो मैंने तुम्हारे डैड को दिया था। फिर जूली कहती है ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती। इसके बाद यूसन सोचने लगता है कि 10 मिलियन बहुत ही ज्यादा होता है, कोई भी बंदा इसको ऐसे ही तो नहीं लेगा। और मुझे भी पता था कि ये लोग भी इसे नहीं लेंगे, और मुझे अच्छे से पता है कि जूली कोई ऐसी इंसान नहीं है जो कि किसी का फायदा ले या फिर किसी से कर्ज। इसके बाद जूली कहती है जल्दी से अब इस पैसे को ले लो। लेकिन यूसन कहता है मैं बिल्कुल भी इस पैसे को वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे बुरा लगा कि मेरी वजह से आपके फादर को बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। फिर जूली कहती है एक बहुत बड़ा अमाउंट है और ये एक तरीके के बोझ के जैसा है। इसके बाद यूसन जूली से कहता है कि तुम शॉप ओनर को बोल देना कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है जो कि मैंने लॉटरी से जीता है, और मेरे लिए इस पैसे की कोई भी कीमत नहीं है। और इसके बाद जूली कहती तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो। इसके बाद यूसन वहां से जाने लगता है। तभी जूली कहती है रुको, मैं इनमें से 1 मिलियन वॉन ले लेती हूँ। लेकिन हमारा हीरो कहता है मैंने तो पैसा वापस लेने के लिए सब मना कर दिया है। पर इसके बाद यूसन कहता है कन्वेंटर स्टोर के जो ओनर है वो तुम्हारे डैड है, मैं वहाँ पर बार बार जाता हूँ पर मुझे अभी तक तुम वहाँ पर दिखी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि तुम उनकी बेटी हो। इसके बाद जूली कहती है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा जो क्लासमेट जो कि मेरे साथ ही पढ़ता है वो एक लॉटरी जीत जाएगा, और तुम्हें साथ ही ये भी याद नहीं कि मैं तुम्हारी क्लास में ही पढ़ती हूँ। इसके बाद यूसन फिर से कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे लोगों की शक्लें याद नहीं रहती, और साथ ही तो हम बातें भी तो पहली बार ही कर रहे हैं। तभी जूली कहती है ये तो बिल्कुल तुमने सही कहा, और क्या तुमने मेरा नाम भी पहली बार ही सुना है? तो इसके बाद यूसन मन में सोचने लगता है मुझे इसके लिए काफी बुरा लग रहा है कि मैं इसको झूठ बोल रहा हूँ, मैं इसको जानता हूँ फिर भी मैं इस बात के लिए मना कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा करना ही होगा ताकि ये मेरे ऊपर इंटरेस्ट ले। इसके बाद जूली उसके पास आते हुए कहती है ये देखो ये हूँ मैं और ये है मेरा फेस और इसे याद रखना। फिर वो कहती है इसके बाद तुम मुझे भूलोगे तो नहीं? फिर यूसन कहता है ठीक है बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तभी जूली बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं अपने कॉलेज में फाइनल ईयर में हूँ पर मैं अभी जाके अपने क्लासमेट को अपना नाम बता रही हूँ। तभी यूसन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अब तो हम एक दूसरे को जानने लगे हैं, तो क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? इसके बाद जूली कहती है मेरा नंबर? तो यूसन कहता है मैं अब तुम्हारी क्लास में ही हूँ तो मैं तुम्हारा नंबर तो ले ही सकता हूँ। इसके बाद जूली उसे अपना नंबर दे देती है। तभी यूसन वहाँ से जाते हुए कहता है कि हमारी किस्मत में मिलना ही लिखा था, तो हम लोग अब मिल चुके हैं, अब हम जब भी मौका मिलेगा तो हम मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। तभी जूली कहने लगती है कि मैं आखिर उसे पैसे वापस नहीं कर पाई और आखिर उसने अचानक से मेरा नंबर क्यों ले लिया। तभी जूली सोचने लगती है
और शर्मा भी रही होती है। वो कहती है मैं यूसिन को पहले से ही पसंद करती थी। मैंने यूसिन को फर्स्ट ईयर में देखा था जहाँ पर कुछ लड़के यूसिन को पैसे के लिए बुली कर रहे थे, तभी मैंने वहाँ पर पुलिस को कॉल लगा दिया और उन लड़कों के जाने के बाद मैंने यूसिन का पीछा किया ताकि वो सही सलामत अपने घर चला जाए, पर वो अपने घर पर नहीं गया बल्कि काम पर चला गया। और यूसिन को काम करता हुआ देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अभी बहुत बुरी तरीके से मार खाकर आया है। और तभी से मुझे यूसिन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे मैं उसको और भी ज्यादा पसंद करने लगी। हालांकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी दिल की बात उसके सामने जाकर कह सकूं। उस वक्त तो मैं अपने दिल की बात नहीं कह पाई, लेकिन अब ये चांस मुझे भगवान ने दिया है तो मैं इस बार इस चांस का पूरा फायदा उठाऊंगी और अपने दिल की बात उसे कह के ही रहूंगी। इसके बाद जूली कहने लगती है मुझे यूसन को डेट पे चलने के लिए पूछना चाहिए। अब हमें यूसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चैट कर रहा था जूली के साथ। अब जूली यूसन से चैट पर कह रही होती है तुम कैसे हो, तुमने खाना खा लिया, और अगर तुमने खाना नहीं खाया तो हम अभी 1 बजे लंच पे मिल सकते हैं। तो इसके बाद यूसन कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन बिल मैं पे करूंगा। लेकिन जूली कहती है नहीं, बिल तो मैं ही पे करूंगी। इसके बाद यूसन मन में सोचने लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग मिल रहे हैं, इस वजह से हम लोग आगे चल के एक साथ भी काम करेंगे और साथ ही मैं जूली को फाइनल राउंड तक भी लेके जाऊंगा। तभी यूसन बाहर तैयार होके जाने लगता है तो उसका भाई कहता है ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो। तो यूसन कहता है मैं अपने दोस्त के साथ लंच पे जा रहा हूँ। तो उसका भाई कहता है क्या आप डेट पे जा रहे हो। तो यूसन कहता है नहीं, पर मैं अभी एक लड़की के साथ डिनर पे नहीं जा सकता क्या। इसके बाद यूसन अपने भाई से कहता है कि तुम लंच कर लेना, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। इसके बाद हमें यूसन और जूली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग लंच कर रहे होते हैं। तो जूली इस बात को सोचकर बहुत खुश हो रही होती है कि आज वो पहली बार यूसन के साथ लंच पर आई है। इसके बाद जूली उससे पूछती है कि आखिर तुमने वो लॉटरी टिकट कैसे जीते थे, तुमने लगातार 4 बार लॉटरी कैसे जीती, आखिर तुम्हारा सीक्रेट क्या है। तो इसे कहने लगता है कि मैंने लॉटरी के टिकट के ड्रीम देखे थे। और इसके बाद जूली कहने लगती है कि अगर तुमने लॉटरी से कितने पैसे कमाए। तो यूसन कहता है बस इतने कि मुझे लाइफ टाइम काम करने की कोई भी जरूरत ना पड़े उतने। फिर यूसन कहता है इस वर्ल्ड में पैसे की अब ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो है सिर्फ लाइफ की। इसके बाद जूली उससे पूछने लगती है कि आखिर तुमने राउंड 1 कैसे सरवाइव किया। इसके बाद यूसन कहने लगता है मुझे गोब्लिन को मारने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। इसके बाद जूली कहने लगती है कि आखिर तुम कौन से रीजन में हो। तो वो उसे बताने लगता है मुझे पूरा नाम तो याद नहीं, पर मेरा फाइनल नंबर था 5। इसके बाद जूली कहने लगती है जो मेरा फाइनल नंबर है वो थे 7। इसके बाद ईशन कहता है कि निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब प्लेयर की संख्या बहुत ही ज्यादा कम रह जाएगी तो सभी रीजन को एक ही कर दिया जाएगा, जिससे हम लोग जरूर मिलेंगे। इसके बाद जूली पूछने लगती है कि तुम आखिर कौन से लेवल पर हो। तो यूसन कहता है मैं लेवल 10 पर हूँ। तो जूली भी कहती है मैं भी लेवल 10 पर हूँ। तो इसके बाद वो पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारी क्लास मिल गई। तो यूसन कहता है कि नहीं। इसके बाद जूली कहती है मुझे मेरी क्लास मिल गई और जो मेरी क्लास है वो है एक बफर की, और ऐसा कहकर वो उसके ऊपर अपनी स्किल दिखाने लगती है। तो यूसन सोचता है मुझे इसकी स्किल के बारे में पहले से ही पता था और इसकी स्किल को इस बार मैंने चेक कर लिया क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरत थी इस बार बफर की। अब यूसन कहता है इसकी स्किल किसी की भी स्किल को डबल कर सकती है, पर अभी तो इसकी स्किल बहुत ही कम लेवल पर है, इसलिए मुझे 50% ही बफ दे पा रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसका लेवल अप होगा ये मुझे 100% भी बफ दे पाएगी। अब यूसन सोचता है कि मेरा जूली से मिलने का मेन मकसद यही था कि मेरे पास जो रैंडम रिवॉर्ड थे मेरे स्टैक बढ़ने के साथ ही उनकी भी इफेक्ट बढ़ जाएंगे और मुझे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। इसके बाद जूली यूसन से कहने लगती है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी बफ की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें बफ दे दूंगी। इसके बाद जूली बताती है कि जो तुमने मुझे 10 मिलियन वॉन दिए थे उसके लिए मेरे फादर ने तुम्हें शुक्रिया बोला है, और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें क्रिस्टल भी देना चाहती हूँ क्योंकि अब तुम जब वो पैसे वापस नहीं ले रहे हो तो मैं उनके बदले तुम्हें एक क्रिस्टल देना चाहती हूँ, ये मुझे हंटिंग करने के दौरान मिला था। इसके बाद वो से वो क्रिस्टल दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अब जाते हुए जूली कहती है खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था और हम अगली बार जरूर मिलेंगे। तो यूसन कहता है हाँ बिल्कुल जरूर, हम अगली बार जरूर मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अगले राउंड के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है। अब यूसन भाई क्रिस्टल देख रहा होता है जो कि उसे जूली ने दिया होता है, वो एक पर्पल ग्रेड का मैजिक क्रिस्टल होता है। और इसके बाद वो बोलता है किसे पता था मुझे जूली से क्रिस्टल मिल जाएगा।
जाएगा। एक मैजिक क्रिस्टल है जो लेवल 20 पर जाकर मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे ही मैं लेवल 20 पर पहुंचूंगा मैं इसे अपने वेपन के साथ कंबाइन कर दूंगा, जिससे मेरे वेपन की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यूसेन हमें उन क्रिस्टल के बारे में बताने लगता है कि 7 प्रकार के मैजिक क्रिस्टल होते हैं जो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जैसे कि रेड क्रिस्टल होता है, वो आपकी पावर को बढ़ाता है। वहीं ऑरेंज क्रिस्टल आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और साथ ही येलो क्रिस्टल आपके लक को बढ़ाता है। ऐसे ही अलग अलग क्रिस्टल अलग अलग पावर को बढ़ाते हैं, पर इनमें से जो रेयर क्रिस्टल होता है वो होता है पर्पल वाला। ये सबसे ज्यादा रेयर क्रिस्टल होता है क्योंकि ये हमारी सभी स्ट्रेक को थोड़ा थोड़ा बूस्ट दे देता है एक साथ। और सच में मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि ये क्रिस्टल मुझे आकर जूली से मिल गया। इसके बाद ईसन सोचता है शायद रियल लाइफ में जो मेरे लक का स्टेट अभी हाल फिलहाल में चल रहा है वो काफी ज्यादा हाई है, और जूली ने जो मुझे बफ दिया था उसका टाइम अब खत्म होने वाला है, तो मुझे अपने गोल्डन पाउच को भी खोल लेना चाहिए। लेकिन मुझे इस पाउच को खोलने से पहले अपने लक को और बूस्ट करना होगा। दरअसल जो होता है जो गेम वर्ल्ड में मेरा बुचर क्रिस्टल है वो एक स्टैक से बढ़ता है जब मैं एक मॉन्स्टर को मारता हूँ, और हमें सिर्फ किल से फर्क पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम किसको मार रहे हैं अपने रियल वर्ल्ड में। इसलिए अगर मैं यहाँ पर एक इंसेक्ट को भी मारूं तो मुझे वही स्टैक मिलेगा अपने लक के लिए, अपने क्रिस्टल की वजह से। इसके साथ वो एक बम का पैकेट लाया होता है जिसमें 100 कीड़े होते हैं, और इसी के साथ वो उनके ऊपर पैर रखते हुए बोलता है मुझे माफ करना। इसके बाद वो देखता है कि उसका लक बहुत ही तेजी से बढ़ गया है। इसी के साथ वो अपना गोल्डन पाउच निकाल लेता है उसे खोलने के लिए। वो सोचता है मुझे अभी मेरे स्टेट के हिसाब से कम 6000 गोल्डन कॉइन तो मिलने ही चाहिए। लेकिन जैसे ही वो गोल्डन पैक को खोलता है उसमें से उसे 9999 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। तभी उसे सोचने लगता है कि तो आज तक मिला हुआ सबसे ज्यादा हाई अमाउंट है जो कि मुझे गोल्डन कॉइन के पैक में से मिला है। फिर वो कहने लगता है ये जरूर जूली की हाई एंड बफ की वजह से ये सब हुआ है। फिर यूसन कहता है मेरे पास बहुत सारे गोल्डन कॉइन हो चुके हैं जिसकी वजह से मैं एक एपिक आइटम तो खरीद ही सकता हूँ, लेकिन मुझे जो आइटम चाहिए वो अगले हफ्ते अपेयर होने वाला है, तो अब अभी के लिए हम घर पे चलते हैं। इसके बाद यूसन अपने घर पे आ जाता है जहाँ पर उसका भाई बड़े ही खुश होते हुए पूछता है भाई आपकी डेट कैसी रही। तो यूसन कहता है कैसी डेट। तो उसका भाई कहता है कि भाई आप वही तो डेट से हुए तो आ रहे हैं। तो यूसन कहता है बकवास बात बंद करो, और क्या तुमने लंच कर लिया। तो उसका भाई कहता है हाँ मैंने ब्लैक बीन लून नूडल खा लिए हैं। तभी यूसन सोचने लगता है कि इतने अमीर होने के बाद भी इसे अभी भी नूडल ही पसंद है, लगता है इससे चेंज होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब यूसन कहने लगता है मेरे पास लॉटरी जीतने के बाद 150 मिलियन बॉन हो चुके हैं। अब इसके बाद मैंने जो बिटकॉइन में सेल लगाए हुए थे अब उनको निकालने का टाइम हो चुका था, क्योंकि अब बिटकॉइन की सेल नीचे जाने वाली है। इसके बाद यूसन एक कार खरीदते हुए बोलता है मुझे शायद अब एक ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लेना चाहिए। जहाँ पर वो ड्राइविंग लाइसेंस रिटर्न एग्जाम दे के निकल ही रहा होता है, तभी वो एक बंदा सोचता है कि इस बंदे ने पहली बार में ही इतना ज्यादा हाई स्कोर कैसे कर लिया। फिर यूसन सोचता है अगर मैं इस टेस्ट को कितनी बार दूंगा, मैं इसे देते देते ही बोर हो गया हूँ। फिर यूसन अपने भाई को अपना लाइसेंस दिखाते हुए कह रहा होता है मेरे स्कोर बहुत ही ज्यादा हाई थे ड्राइविंग लाइसेंस में, इसलिए मुझे बहुत जल्दी लाइसेंस मिल गया। इसके बाद यूसन सबसे पहले एक लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए वहाँ के शोरूम में जाता है और वहाँ पे पूछता है अगर मेरी कार कितने दिनों में आ जाएगी। इसके बाद लैम्बोर्गिनी का शॉप ओनर कहता है आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी कार सिर्फ 1 ही महीने के अंदर आ जाएगी। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूसन सोच रहा होता है कि अब बिटकॉइन का प्राइस गिरने वाला है, और ये सोच के बहुत ही हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर यूसन का भाई आ जाता है, तो वो अपने भाई को हंस कर क्या हुआ, कुछ अच्छा हुआ है क्या। तो यूसन कहता है कि कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, बस मैंने सारे बिटकॉइन बेच दिए। इसके बाद उसका भाई पूछता है कि हमें आखिर कितने पैसे मिले। तो वो बोलता है 300 मिलियन वॉन। तभी उसका भाई कहने लगता है कि आपको लॉटरी जीत कर बस 60 मिलियन ही डॉलर मिले थे और आपने उन्हें 1 महीने में 300 मिलियन डॉलर कर दिया, और मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ तो जो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से मना कर रहा था। तो यूसन उससे कहने लगता है मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज्यादा हाई ऊपर तक चला जाएगा। इसके बाद वो सोचता है कि लास्ट टाइम तो इससे भी ज्यादा ऊपर तक गया था। तभी यूसन कहने लगता है कि अब टाइम आ गया है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। इसके बाद यूसन का भाई कहता है ब्रदर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हो। अब यूसन का भाई कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा कुछ रिस्की हो जाएगा। तो यूसन कहता है तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि मैंने अपने ड्रीम में कुछ देखा है। तो उसका भाई कहता है ब्रदर क्या आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिससे आप फ्यूचर देख सकते हैं। तो यूसन कहता है कि हाँ तुम ऐसा भी कह सकते हो। तो इसके बाद उसका भाई कहता है ठीक है ब्रदर आप जो भी अच्छा लगे आपको आप वो कर सकते हैं। फिर यूसन सोचते हुए कहता है मुझे लगता है मेरा भाई थोड़ा नर्वस हो गया है क्योंकि मैं इतने ज्यादा अमाउंट में पैसे लगा रहा हूँ,
लेकिन इसको नहीं पता कि मुझे तो पहले से ही फ्यूचर पता है, और मैं जिस कंपनी में पैसे यूनलॉक की कंपनी है, पर वो अभी कुछ ज्यादा राइस नहीं कर रही है, पर वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा राइस करने वाली है, इसीलिए मैं उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब ऐसा कह के वो बहुत सारे शेयर खरीदने वाला था जो कि उसकी कंपनी का कम से कम 30% है। इसके बाद वहां पर उसका भाई आके प्रार्थना करने लगता है और कहता है, हे भगवान, जो भी मेरा भाई कर रहा है उसे उसमें सफल बनाना। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूसन बेड पे लेटा हुआ होता है और अपनी इन्वेंटरी खोल के कहता है कि मैंने आज के दिन के लिए ही इतना सारा गोल्ड बचा के रखा था। इसके बाद वो अपने देखने लगता है और वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई एपिक आइटम नहीं है, पर वो टुडे आइटम जब खोलता है तो वो कहता है हमें टुडे आइटम में कोई भी रैंडमली आइटम मिल सकता है, और जो भी हमें आइटम चाहिए होता है वो लगभग हमें कभी भी नहीं मिलता, पर मुझे पता है जो आइटम मुझे चाहिए वो किस दिन अपेयर होने वाला है, और वो दिन आज का ही दिन है। इसकी के साथ वो उस विंडो पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद उसे एक स्केलेटन नेकलेस मिल जाता है। ये आइटम एक रेयर आइटम होता है, पर इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। जैसे के साथ वो अपनी इन्वेंटरी में जाके एक 50% डिस्काउंट वाला वाउचर ले लेता है, जिसके बाद वो उस नेकलेस को खरीद लेता है। अब उस आइटम को खरीदने के बाद यूसन के पास बहुत सारे गोल्ड बचे हुए होते हैं, लेकिन वो सोचता है रैंडमली तो मुझे कुछ नॉर्मल आइटम खरीदने चाहिए, पर अगर मेरे पास 6000 और गोल्ड हो तो मैं एक बहुत ही अच्छी स्किल खरीद सकता हूँ, और जो स्किल होती है वो नॉर्मल आइटम से बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती हैं, क्योंकि जो स्किल होती है वो नॉर्मल आइटम से बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती हैं, और मुझे जल्द से जल्द इस स्किल को खरीद कर राउंड 3 की तैयारी करनी चाहिए। तभी हमें राउंड 3 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर धीरे धीरे करके सभी प्लेयर आ चुके होते हैं। इसके बाद कुछ प्लेयर कह रहे होते हैं ये कौन सी जगह है, ये तो जगह पिछली बार से भी अलग है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बॉल है जिसके सामने एक बहुत बड़ा चमकीला क्रिस्टल चमक रहा है। तभी यूसन सोच रहा होता है कि मैं इस जगह पे बहुत बार आ चुका हूँ, पर अब ये नई जगह है तो सभी लोग यहाँ पर आने से बहुत परेशान हैं, सिवाय लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री के अलावा। तभी हमें लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री का सीन दिखाया जाता है जो कि बाकी लोगों की बात सुन रहा होता है। बाकी सब लोग बोल रहे होते हैं कि इसने हमें धमकाया है, इसी वजह से हमने इसको वोट दिया, नहीं तो हम सभी यही चाहते थे कि ब्लैक सेथ को ही वोट दिया जाए। इस कहता है कि तुम यहाँ पर चुप रहो, वो हमारे पास ही खड़ा है, वो हमारी बातें सुन लेगा तो वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल हमारे ऊपर करेगा। तभी दूसरा बंदा कहता है वो सिर्फ 10 ही बार तो यूज कर सकता है, अगर वो हमारा क्या कर लेगा। अब उन सबकी ऐसी बातें सुन के लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो सोचता है ये सब उस कमीनी एंजल की वजह से हो रहा होता है, अगर उसने मेरी पोल इन सब के सामने नहीं खोली होती तो अभी ये सभी लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा डरे होते। तभी हम देखते हैं कि यंगमैन लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री के पास आके उसको ग्रीट करता है। तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है कि अगर तुम यहाँ पे यंगमैन कर क्या रहे हो। इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री उससे पूछता है क्या तुम हमारी गैंग से हो जो कि अर्थ पर है। तो इसके बाद योंगमैन उससे कहता है नहीं ब्रदर, पर मैं आपकी गैंग में शामिल होना चाहता हूँ। इसके बाद योंगमैन लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री से कहता है मैं बचपन से ही आपको अपना आइडल मानता हूँ और मैं भी आपकी तरह एक गैंगस्टर बनना चाहता हूँ और साथ ही आपकी गैंग में भी शामिल होना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं तो मैं अपनी पूरी लाइफ के लिए आपको सर्व करने के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है यहाँ पर जो भी लोग हैं वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो योंगमैन कहता है मुझे उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बहुत ही ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट देता हूँ। इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री खुश होते हुए योंगमैन से कहता है मैं तुम्हारे आंसर से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद आज से तुम मेरी गैंग का ही हिस्सा हो और आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे। आप सभी लोग भी देख लेते हैं कि योंगमैन ने उस गैंगस्टर के साथ टीम अप कर लिया है। तभी वहाँ पर वो एंजल भी आ जाती है और उसके बाद वो एंजल उन सभी को देखते हुए कहती है यहाँ पर पिछली बार से 90 लोग कम है, शायद उन लोगों ने अर्थ पर जाकर एक दूसरे से लड़ाई की और वो वहीं पर मर गए, इसलिए यहाँ पर 90 लोग इस बार कम आए हैं। इसके बाद वो एंजल कहती है चलो अपने क्वेस्ट के बारे में डिटेल को देख लो। इसके बाद उन सभी के सामने उनकी मेन विंडो आती है जहाँ पर उनका क्वेस्ट लिखा होता है कि उन्हें 3 घंटे तक एक रेलिक को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस क्वेस्ट में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या होती है 4900 और जो भी इसको पास कर पाएंगे वो होते हैं 1225। इसके बाद बाकी सब लोग जब इसको देखते हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि पहले तो एंजल ने कहा था कि हम सिर्फ आधे लोगों को ही फिनिश करेंगे, लेकिन ये तो आधे से बहुत ही ज्यादा है। अब उनमें से एक बंदा एंजल से कहता है कहीं कोई एरर तो नहीं आ गया गेम में। तो वो एंजल हंसते हुए कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, पर लास्ट राउंड में जैसे हमने देखा था सभी लोगों ने इस टेस्ट को पास कर लिया था, तो गेम को मेंटेन करने के लिए पिछली बार की जगह इस बार हमने एक्स्ट्रा लोगों की जान लेने का फैसला किया है। और वो बहुत ही जोर से हंस रही होती है। इसके बाद वो एंजल उन लोगों को बताती है कि इस क्वेस्ट में तुम लोगों के लिए 30 मिनट के बाद मॉन्स्टर अपेयर होंगे और तुम लोगों को जिसको प्रोटेक्ट
करना है वो है वैली के बीच में वो बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल। अगर तुमने उस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट कर लिया तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पर मॉन्स्टर की 5 वेव आने वाली हैं। अगर तुमने मिलाकर उन 5 वेव को सरवाइव कर लिया तुम इस क्वेस्ट को पास कर लोगे और साथ ही में तुम लोगों को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। और अगर तुम लोग इस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो तुमको एक्स्ट्रा पेनल्टी भी दी जाएगी। अब लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोचने लगता है कि इस बार का क्वेस्ट तो मैं बड़े ही आराम से क्लियर कर लूंगा क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी ऑफ कमांड है, जिस वजह से मैं सभी लोगों को आगे भेज दूंगा और मैं सबसे पीछे रहूंगा जिससे मैं क्वेस्ट आराम से क्लियर कर लूँ। इसके बाद वो एंजल बताने लगती है, मैं तो भूल ही गई, जिसके पास लास्ट टाइम अथॉरिटी ऑफ कमांड थी वो था लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री। और अगर तुम लोग लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री को मार देते हो यानी वो किसी तरीके से मर जाता है तो जो भी उसे मारेगा तो अथॉरिटी ऑफ कमांड उस प्लेयर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी जो भी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री को मारेगा वो अगला चुना हुआ बंदा बन जाएगा जो कि अथॉरिटी ऑफ कमांड को यूज कर पाएगा 10 बार। अब ये सुन के तो लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री का मुंह ही उतर जाता है और वो एंजल वहां से डिसअपीयर हो जाती है। वो उस एंजल के जाते ही लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री उस एंजल को गालियां देने लगता है क्योंकि उस एंजल के ये सब बताने की वजह से सभी प्लेयर लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए होते हैं। तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है जो भी मेरे पास आया मैं उसे जान से मार दूंगा। अब सभी लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि कौन उसे मारेगा। तभी हम देखते हैं वहां पर ब्लैक साइड आ जाता है और वो लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से मारने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरा और तुम ये पहले ही मेरी बात सुन लो कि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं झुकने वाला। तभी ब्लैक साइड लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री से कहता है मुझे लगता है तुम अभी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो और कैसा होगा अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँ। इसके बाद सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर ब्लैक साइड लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री को प्रोटेक्ट करेगा तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम ब्लैक साइड से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाले। अब लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोचने लगता है कि अगर ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये इसकी बहुत ही बड़ी कीमत मुझसे मांगेगा। इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री ब्लैक साइड से कहता है कि तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या। तो इसके बाद ब्लैक साइड उससे कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरी सारी कमांड को मानना होगा। अब लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोचने लगता है कि ये मुझे अपने अंडर लेने के लिए यहाँ पर आया है। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट्री मुझे अगर तुम्हारी कैसी कमांड को मानना होगा। तो इसके बाद ब्लैक साइड उससे कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस जब भी मैं तुमसे जो भी कहूंगा वो तुम्हें मानना होगा। इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है नहीं कमांड को नहीं मानूंगा। इसके बाद ब्लैक साइड भी सोचने लगता है कि इसका दिमाग तो बिल्कुल इसके घुटनों में ही है क्योंकि इसके लिए अभी भी अपनी प्राइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि अपनी जान। इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं अब तुमसे कुछ भी फर्क पड़ता कि ये लोग तुम्हारे साथ आकर कर क्या रहे हैं। इसके बाद सभी लोग कहने लगते हैं तुम लोगों ने सुना ब्लैक साइड अब इसके साथ नहीं है, तो वो उसकी तरफ उसको मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। अब सभी लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री भी सोचने लगता है मुझे उसका ऊपर मान लेना चाहिए था। लेकिन तभी उनके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि मॉन्स्टर वहां पर अपेयर हो चुके हैं। तो इसके बाद वो सभी लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए उनकी तरफ जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लैक साइड एक तरफ जा रहा होता है तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री भी उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद वो सोचता है क्या ये अकेला ही मॉन्स्टर को मारने वाला है। अब उन लोगों को पता चलता है कि इस बार के मॉन्स्टर की संख्या 9,999 होने वाली है, वो भी सिर्फ फर्स्ट वेव में। और इस बार जो मॉन्स्टर आने वाले हैं वो होते हैं अवेकन गॉब्लिन। तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री एक घर के ऊपर चढ़ जाता है और इसके बाद वो ऊपर से ही देखने लगता है कि ब्लैक साइड अपनी पावर रिलीज करता है और एक के बाद एक सभी मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। अब ब्लैक साइड की ऐसी पावर देखकर लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री भी शॉक में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि लेवल अप करने के बाद इसकी पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, अब मुझे भी किसी तरह जल्दी से लेवल अप करना होगा। तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री के पीछे भी एक गॉब्लिन आ जाता है जिसे वो अपनी स्किल की मदद से डिटेक्ट कर लेता है और उसे बहुत ही जल्दी मार देता है। इसके बाद वो सोचता है मेरी क्रिस्टल की पावर से मुझे पहले ही पता चल जाता है कि कौन मेरे पास आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री के कान पर एक एरो आके लगता है, जिसके बाद वो सोचता है ये किसी मॉन्स्टर का काम तो नहीं, जरूर कोई ह्यूमन ने मारा होगा। तभी वो देखता है कि एक बंदा उसके पेट में आके एक भाला घुसा देता है, जिसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री उस बंदे को मार देता है। लेकिन तभी एक और तीर आके लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री पे लगता है। तभी वो उस एरो को अपने हाथ से ही निकाल के उसकी तरफ शूट कर देता है, जिससे कि वो बंदा भी वहीं पे मारा जाता है। तभी लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोचने लगता है कि मुझे ब्लैक साइड की हेल्प को एग्री कर देना चाहिए था, अब तो मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक यहाँ पर मेरे लिए ह्यूमन हो चुके हैं। लेकिन फिर वो
सोचता है कि आखिर वो किसी के अंडर में कैसे जा सकता है। इसके बाद वो वहाँ पर एक प्लेयर को देखता है और सोचता है ये तो रैंक 3 का प्लेयर ड्रैगन है। इसके बाद वो इसको अपनी अथॉरिटी का यूज करते हुए कहता है चलो मुझे जल्दी से प्रोटेक्ट करो। अब ऐसा कह के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद हमें ब्लैक सेथ का सीन दिखाया जाता है जिसने की स्केलेटन नेकलेस पहन लिया होता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड 25% बढ़ जाती है। इसके बाद हमें ब्लैक सेथ दिखाया जाता है जिसने की अभी तक 502 गॉलवेम को मार दिया होता है जिसकी वजह से उसे 2000 गोल्ड कॉइन भी मिले होते हैं। इसके बाद वो कह रहा होता है कि सेकंड वेव के आने के साथ ही मैं 20,000 गोल्ड कॉइन भी कलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद वो मॉन्स्टर को मारने लगता है। अब ब्लैक सेथ इतना खतरनाक ऑरा रिलीज करता है कि वो सभी गोब्लिन उसके पास ही नहीं आ रहे होते हैं। तो ब्लैक सेथ कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब हमें उस रेलिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ प्लेयर उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें नोटिफिकेशन आती है कि उन्होंने फर्स्ट वेव को सर्वाइव कर लिया है और अभी जो सर्वाइवर प्लेयर हैं वो है 3933 और लगभग 1000 प्लेयर यहाँ पर मर चुके होते हैं और उन सभी को 500 गोल्ड कॉइन का रिवॉर्ड भी दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि वो सभी प्लेयर बहुत ही ज्यादा थके होते हैं और वो कहते हैं हमें रेस्ट की जरूरत है। लेकिन तभी ब्लैक सेथ का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि आखिर वो कहाँ गया, यानी वो कहता है कि लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहाँ गया। इसके बाद वो देखता है कि लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री तो अभी तक जिंदा है लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है कि ये कमीने अपने काम से काम क्यों नहीं रख रहे और मेरे पीछे आकर क्यों पड़े हैं। तभी एक बंदा उसे मारने के लिए आता है लेकिन वो देखता है कि ब्लैक ड्रैगन उसे मार देता है। इसके बाद वो कहता है जब तक ये मेरी तरफ है मेरे ऊपर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन वो इसी के साथ योंग मैन की तरफ भी देखता है और वो कहता है कि मैंने तो इसके ऊपर अपनी स्किल का यूज भी नहीं किया पर ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वफादार लग रहा है। अब वो अपने पेट की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी पेट से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है। तो इसके बाद वो सोचता है मुझे पता नहीं अब मैं इस तरह से कितनी देर और सरवाइव कर पाऊंगा। तभी सेकंड वेव भी आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग 4000 प्लेयर के साथ उनसे दोगुनी मात्रा में मॉन्स्टर आए होते हैं। इसी के साथ हमें ब्लैक सेथ दिखाया जाता है जो कि उन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद देखता है कि उसका लेवल 20 हो चुका है और उसकी रैंक भी इंक्रीज हो चुकी है जहाँ पर उसकी रैंक अप्रेंटिस से रेगुलर पे आ चुकी है। अब यूसिन सोचता है कि मेरे लेवल अप के साथ ही मेरी इंसिग्निया ऑफ डेथ भी इंक्रीज हो चुकी है। साथ ही उसे रैपर की एक नई स्किल मिली होती है जो होती है नाइफ ऑफ डेथ, जिस स्किल की मदद से वो 500 मीटर के रेडियस में अंधेरा कर सकता है। तभी यूसिन सोचता है कि मैंने अभी अपनी नई स्किल सीखी है और ये मॉन्स्टर मेरी तरफ आ रहे हैं तो मैं उसे यूज करके देखता हूँ। इसी के साथ वो अपनी स्किल को भी यूज कर देता है जिससे 500 मीटर के इसमें अंधेरा हो जाता है जिससे उन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तभी यूसन उनको एक ही झटके में मार देता है। इसी के साथ सेकंड वेव पे खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि इस बार 3343 प्लेयर सरवाइव किए हैं और जो मरे प्लेयर हैं वो होते हैं 590। इसी के साथ सबको 500 गोल्ड कॉइन फिर से रिवॉर्ड में दिए जाते हैं। तभी हमें यूसेन का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि चलो सेकंड वेव खत्म हुई तो हम नई स्किल खरीदते हैं। तभी वो एक स्किल खरीद लेता है और वो स्किल की मदद से 30 मीटर की रेडियस में किसी को भी डिटेक्ट कर सकता है। अब इसी तरीके से वो तीसरी वेव के साथ चौथी वेव को भी क्लियर कर लेते हैं लेकिन वो बहुत ही अब कम बचे होते हैं तादाद में क्योंकि बहुत सारे प्लेयर यहाँ पर मर चुके होते हैं। तभी हमें लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी तक जिंदा बचा हुआ था लेकिन उसने अपनी 10 की 10 कमांड को यूज कर लिया था जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे कुछ बंदे प्रोटेक्ट अभी तक कर रहे होते हैं। इसी के साथ 5वीं वेव आ जाती है और हम देखते हैं कि उस वेव के अंदर 2700 प्लेयर के खिलाफ होते हैं 10,800 मॉन्स्टर। अब बहुत सारे बंदे लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं तो वो सोचता है कि इस बार की वेव तो मैं सरवाइव कर लूंगा और जिसने भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की थी मैं उन सभी को जान से मार दूंगा। लेकिन वो देखता है कि अब मॉन्स्टर एक एक करके लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री के बहुत सारे बंदों को मार डालता है। अब लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री के बहुत सारे बंदे मर जाते हैं और वो कहता है मैं मॉन्स्टर से अब फाइट नहीं कर सकता। वो वहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते ब्लैक साइड की तरफ आता है और वो कहता है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन तो उससे कहता है कि तुम्हारे पास अब अथॉरिटी ऑफ कमांड बिल्कुल भी नहीं और मुझे ऐसे बंदे की कोई भी जरूरत नहीं जिसके पास अथॉरिटी ऑफ कमांड ना हो। और ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी डॉक्यूमेंट्री कहता है इसे सिर्फ अथॉरिटी और कमांड की जरूरत थी। इसके बाद सभी बंदे उसकी तरफ आते हुए कहते हैं देखो अब ब्लैक साइड ने भी इसको छोड़ दिया है तो हम इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारेंगे। लेकिन लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ आ जाता है और वो कहता है मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया
गया ब्रदर। तो लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री खुश होते हुए कहता है कि हाँ ये अब तो मुझे बचा लेगा और कोई भी मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी यंगमैन बहुत ही तेजी से उसके ऊपर पंच मारता है। तो लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री कहता है गद्दार कहीं के। इसके बाद यंगमैन उसे बहुत ही बुरी तरीके से पंच मारने लगता है। इसके बाद लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री मरते हुए कहता है इस कमी ने मुझे धोखा दे दिया। इसके बाद यंगमैन लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री को जान से मार डालता है, जिसके बाद अथॉरिटी ऑफ कमांड यंगमैन के हाथ में आ जाती है। इसके बाद यंगमैन सोचने लगता है कि अब तो वो यहाँ का किंग बन जाएगा और इसके बाद वो उस कमीनी लड़की के ऊपर भी अपनी स्किल का यूज करके उसका फायदा उठाएगा। इसके बाद यंगमैन सोचने लगता है अब इन बंदों का ध्यान मेरे ऊपर ही आ चुका है, तो अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी प्राइड थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद वो ब्लैक साइड के पास जाता है। इसके बाद ब्लैक साइड उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो इसके बाद यंगमैन कहता है अब मेरे पास अथॉरिटी ऑफ कमांड आ चुकी है और तुमने जो ऑफर दिया था मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं वो हर काम करूंगा जो तुम मुझसे करने के लिए कहोगे। और इसके बाद यंगमैन सोचता है इसने लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री को इसलिए ही मना कर दिया था कि उसके पास अथॉरिटी ऑफ कमांड नहीं बची हुई थी। इसके बाद यंगमैन उससे कहने लगता है प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो। इसके बाद हमारा हीरो ब्लैक साइड उससे कहता है मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और अगर तुम मेरे सामने घुटनों में झुक जाओगे और माफी मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें अपने अंडर ले लूं। फिर इसके बाद यंगमैन उससे कहता है पर मेरे पास अथॉरिटी ऑफ कमांड भी है। तो इसके बाद ब्लैक साइड कहता है तो इससे क्या हुआ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यंगमैन उसके सामने घुटनों में झुक जाता है और उससे माफी की भीख मांगने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक साइड उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब जितने भी लोग यंगमैन को मारने के लिए आए होते हैं तो वो लोग कहने लगते हैं कि क्या ब्लैक साइड उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद ब्लैक साइड उनसे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो जाके गोब्लिन को हंट करो या फिर मेरे यहाँ तो मर जाओ। इसके बाद एक बंदा कहने लगता है कि अगर हम सब लोग मिलकर ब्लैक साइड पे हमला करेंगे तो क्या होगा। तभी दूसरा बंदा कहता है तुमने देखा नहीं वो कैसे मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काटता है, वो एक बार में ही हम सभी को ध्यान से मार देगा। तो इसके बाद सभी बंदे वहां से चले जाते हैं। तभी यंगमैन भी कहता है कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है और अगर कोई भी ब्लैक साइड के सामने आएगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अब यूसीन ब्लैक साइड को अपनी तरफ देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। इसके बाद ब्लैक साइड सोचता है कि जल्दी फिफ्थ राउंड भी खत्म हो जाएगा। तभी ब्लैक साइड यंगमैन से कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें क्या करना है। तो यंगमैन कहता है कि बिल्कुल जो तुम जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। इसके बाद ब्लैक साइड कहता है कि तुम अपनी अथॉरिटी ऑफ कमांड का यूज करके रेलिक को तोड़वा दो। इसके बाद यंगमैन कहता है कि ऐसा करने से तो हमें पेनल्टी मिलेगी और अगर मैं सब कमांड का यूज कर लूंगा तो मैं उस लड़की को आखिर अपने कंट्रोल में कैसे करूंगा। तभी यंगमैन कहता है क्या मैं 9 अथॉरिटी को यूज कर सकता हूँ। तो इसके बाद ब्लैक साइड कहता है जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा करो, क्योंकि मुझे अपनी बातों को दोबारा दोहराने की आदत नहीं है। तभी ब्लैक साइड उसको कुछ नाम बताता है कि उसे किस किस के ऊपर अपनी स्किल का यूज करना है और ये सब यंगमैन के दोस्त के ही नाम होते हैं। इसके बाद उसके दोस्त ऐसा करने से उसे मना करते हैं, लेकिन यंगमैन कहता है मुझे प्लीज माफ करना। इसके बाद वो उन सभी के ऊपर अपनी स्किल का यूज कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यंगमैन के सभी दोस्त मिलकर उस रेलिक को तोड़ने लगते हैं। लेकिन बाकी के प्लेयर वो ऐसा देखकर उनको रोकते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाते और रेलिक वहीं पर टूट जाता है। अब रेलिक के टूटने की वजह से उन्हें एक पनिशमेंट दी जाती है जो होती है प्रॉक्सी। इसको उन्हें 30 मिनट तक सरवाइव करना है। ये होती है हिडन सब क्वेस्ट और इसका रिवॉर्ड जो होता है वो होता है 3000 गोल्ड कॉइन। अब 3000 गोल्ड कॉइन को देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होने लगते हैं और वो कहते हैं इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। अब यूसिन सोच रहा होता है कि मुझे पता था इसलिए मैंने इस क्रिस्टल को यहाँ पे तोड़वा दिया और मैंने इसे खुद इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि इसको तोड़ने की वजह से हमें पेनल्टी मिलती है। अब तभी उनको वहाँ पे नोटिफिकेशन शो होती है जहाँ पे लिखा था कि 10 प्लेयर ने इस क्रिस्टल को तोड़ा है, जिस वजह से उनका स्टेट 50% तक माइनस कर दिया गया है, वो भी परमानेंटली। साथ ही जिसने इसको कमांड दिया था इन प्लेयर्स को उसके भी स्टेट 50% तक माइनस कर दिए गए हैं। अब ये सब देख के यंगमैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो एक दीवार में ही लात मारने लगता है। अब हम देखते हैं कि ब्लैक साइड प्रॉक्सी ऑफ डिवाइन पनिशमेंट से बचने के लिए जल्दी से स्टोर ओपन करता है और वहाँ से एक क्लॉथ और बूथ को खरीद लेता है। तभी वो अपनी कॉम्बिनेशन स्किल का यूज करके सारे आर्टिफैक्ट को कंबाइन करने लगता है। इसके बाद वहाँ पर सभी खड़े हुए लोग यही कह रहे होते हैं कि लगता है कि अब ये शुरू होने वाला है। तभी ब्लैक साइड कहता है लास्ट बार तो इसको सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि सिर्फ 500 लोग ही इसे सरवाइव कर पाए थे। अब ब्लैक साइड सोच रहा होता है
कि डिवाइन पनिशमेंट एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको 40 लेवल के 5 प्लेयर मिलके मार सकते हैं। इसके बाद लेकिन मैं इस बार इस मॉन्स्टर को मार के बहुत ज्यादा रिवॉर्ड हासिल करने वाला हूँ, पर मेरी स्किल की मदद से, क्योंकि मेरे स्टैक डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एक डिवाइन मॉन्स्टर है। तभी वहाँ पे डिवाइन मॉन्स्टर भी आ जाता है। अब सभी लोग उसको देखकर ये कह रहे होते हैं ये तो नॉर्मल सा कोई मॉन्स्टर लग रहा है, तो हम बड़ी आसानी से मार देंगे। लेकिन तभी वो अपनी स्टिक को नीचे रखता है और वहाँ पर एक शील्ड लगा देता है और उसके लगाए बैरियर के अंदर कम से कम 300 लोग फंस जाते हैं। तभी ब्लैक सैथ कहता है अब मैं उन 300 लोगों को बिल्कुल भी नहीं बचा सकता। इसके बाद वो डिवाइन मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर एरो शूट करने लगता है, जिसके बाद अब ब्लैक सैथ कहता है अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही ये बैरियर हटेगा मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। अब जैसे ही वो बैरियर हटता है हमारा हीरो उसके ऊपर अपनी वेपन से हमला कर देता है और साथ ही उसके ऊपर इंसिग्निया ऑफ डेथ का भी यूज कर देता है, जिसकी वजह से उसका स्टेमिना भी अब कम ही रह चुका होता है। अब वो मॉन्स्टर जैसे ही फिर से बैरियर लगाने वाला होता है हमारा हीरो उसकी आंखों पर अटैक कर देता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसका बैरियर फिर से लग जाता है और ब्लैक सैथ भी उसके अंदर फंस जाता है। तभी यूसिन सोच रहा होता है कि मैंने इसकी आंखों को फोड़ दिया है तो अब ये मेरे ऊपर अटैक तो नहीं कर सकता, साथ ही अभी से बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ है तो अभी कुछ भी सेंस भी नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस एंजल के पीछे आ जाता है और अपने वेपन से एक एक करके उसके दोनों पंखों को भी काट देता है। अब डिवाइन मॉन्स्टर के पास सिर्फ उसका 10% स्टेमिना ही रह चुका था, तो इसके बाद वो अपने बजर्ग मोड पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो इनविंसिबल हो चुका था कुछ टाइम के लिए। अब उसकी स्किल देखकर हमारा हीरो भी उससे थोड़ी दूर बना लेता है। अब ब्लैक सैथ उससे थोड़ी देर के लिए बचने की कोशिश कर रहा होता है और जब तक उसकी स्किल खत्म होती है, जिसके बाद हमारा हीरो अपने वेपन की मदद से उसकी मुंडी काट देता है, जिस वजह से वो वहीं पर मर जाता है। अब डिवाइन पनिशमेंट को मारने की वजह से हमारे हीरो को 12,000 गोल्ड कॉइन मिलते हैं और इसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि अब वो पहले प्लेयर है जिसने डिवाइन पनिशमेंट को मारा है, जिस वजह से हमारे हीरो को वहाँ पर एक टाइटल मिलता है जिसका नाम होता है अपोसर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट। साथ ही उसे रूहन ऑफ रेडियंस भी मिलता है और उसके बाद साथ ही उसे कंडेंस एथर भी मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद उसे नोटिफिकेशन आती है कि जो रूहन उसे मिला है वो उसकी बॉडी में इनबिल्ट हो रहा है। इसके बाद हमारा हीरो सोचता है कि उसे पता था कि डिवाइन पनिशमेंट को मारने की वजह से उसे कंडेंसन ईथर भी मिलेगा, जिसकी मदद से वो एक गॉड रैंक का आइटम बना सकता है। और जबकि मैं लेवल 30 पे आ चुका हूँ तो इस कंडेंसर की मदद से मेरी इंटेलिजेंट भी 30 पर आ जाएगी। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि उसे 3,000 गोल्ड कॉइन भी रिवॉर्ड में दिए गए हैं। इसके बाद सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हमने जो अभी देखा उस पर हमारी आंखों को यकीन नहीं हो रहा कि ब्लैक सैथ इतना पावरफुल है कि उसने अकेले ही डिवाइन पनिशमेंट को मार दिया। इसी के साथ वहाँ पर वो एंजल भी अपेयर हो जाती है और वो कहती है सच में तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। और वो एंजल ब्लैक सैथ से कहती है तुम वो पहले इंसान हो जिसने डिवाइन पनिशमेंट को मार दिया, वो भी अकेले। क्या तुम मेरे साथ इंटरव्यू करना चाहते हो? इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।